गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। टॉपिक है EMI एंड AC। EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC यानी अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सबों का सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, derive expression for the EMF induced in a coil rotating uniformly in a uniform magnetic field। फिर mention the nature of EMF। फिर जो EMF उत्पन्न होगा, इंड्यूस होगा, उसका नेचर को बताना है। तो खैर ये लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर एक कॉइल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, उसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसका, जब आंसर करेंगे तो आंसर में सबसे पहले जानेंगे यहां पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो कुछ लोगों का काफी जोरदार डिमांड था कि सर EMI एंड AC का वीडियो डालिए जल्दी से। तो चलिए आज से हम लोग EMI एंड AC का वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है जो भी दिक्कत होगा यहाँ से मन लगा के पढ़ेंगे EMI एंड AC में। इसके बाद हम आपका ये क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का वीडियो। मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 2 2 4 2 6 से 7 वीडियो में, यानी कि इस EMI एंड AC में 4 वीडियो लगभग जाएंगे, 4 या 5 वीडियो, और 6 5 11 दिन, यानी आज 5 तारीख है, तो ये 15-16 से ऑप्टिक्स का वीडियो डालेंगे, है ना। तो रेगुलर देख करके सारा चैप्टर आपका 20-22 तारीख तक हो जाएगा। तो ऑनलाइन में भी रिवीजन 20-22 तारीख तक हो जाएगा। ऑफलाइन में तो रिवीजन हमने करा ही दिया है, और ऑफलाइन में आपको हमने पूरा सिलेबस पढ़ा भी दिया है। एक बार ऑफलाइन में पढ़ाया, एक बार ऑफलाइन में रिवाइज कराया, एक बार ऑनलाइन में रिवाइज कराया। इसके बाद आप किसी भी मोड से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ऑफलाइन में आप पढ़े नहीं, रेगुलर रहे नहीं, रिवीजन में भी आप रेगुलर नहीं रहे, ऑनलाइन में भी आप वीडियो नहीं देखिएगा, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सो बताइए, है ना। ऑनलाइन में हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल दे रहे हैं आपके लिए। आप लोग को लगता है कि अरे नहीं देखेंगे तो सर को ऐसे व्यूज मिलेगा, सर का ऐसा होगा वैसा होगा। अरे बाबा मत देखिए ना, है। इस साल नहीं देखिएगा तो अगले साल का बैच का बच्चा देखेगा। मेरा तो व्यूज धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ना, लेकिन आप अपना कैरियर तो बना लीजिए। और आप नहीं देखिएगा तो मेरा क्या होगा? कुछ दिक्कत नहीं है, हमको यूट्यूबर थोड़े बनना है। यूट्यूबर बनना होता तो डांस का ना वीडियो डालते हैं, और कॉमेडी का वीडियो डालते। आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस बात को नहीं समझिएगा तो मत समझिए। आपके डिमांड पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप किसी तरह से हम पर भरोसा करके आए थे, तो उस भरोसे पर हम खरे उतरे। आपके सिलेबस को हमने 2-3 तरह से
पढ़ा करके, ऑफलाइन रिवीजन करा करके, ऑनलाइन रिवीजन करा करके, हर तरह से कंप्लीट करके आपको तैयार करने का कोशिश किया। खैर जो भी है कोई बात नहीं है, जो लोग देखना चाह रहे हैं देख ही रहे हैं, जो नहीं देखना चाह रहे हैं अब उनके पीछे सर नहीं फोड़ना है। लेकिन फिर भी क्या करें, आदत लग गया है ना भाई, उम्मीद है कि आप अच्छा कर जाइए। तो फैराडे का जो लॉ है ये है क्या? फैराडे का जो लॉ है ये है क्या? तो बहुत ही सिंपल सा और लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बात था जो फैराडे ने देखा। आज इसके कारण ही हम लोगों ने करंट उत्पन्न कराना सीखा है। तो फैराडे का जो लॉ है, फैराडे अपने लॉ को फैराडे का जितना भी लॉ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, या उनसे गलती से हुआ या चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन हुआ ना, इसीलिए हम लोग उनके लॉ को उन्हीं के नाम से जानते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट। तो देयर आर फॉलोइंग लॉज, देयर आर following laws of electromagnetic induction given by Faraday। क्या क्या था भाई? तो कहते हैं whenever there is a change in the magnetic flux of a coil, an EMF is induced in the coil। फैराडे कहते हैं कि अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं या चेंज करता है, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कॉइल, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तब उस कॉइल में क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। अगर किसी सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इनकी संख्या को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। लेकिन कंडीशन क्या है? नॉर्मली पास होना चाहिए। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? तो बी इंटू एरिया, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द सरफेस। तो अगर नॉर्मल नहीं रखा रहेगा तो फाई इक्वल टू क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। यानी कि देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और एंगल पर। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तीन तरह से चेंज होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराया जाए, या एरिया चेंज कराया जाए, या फिर एंगल चेंज कराया जाए। तो चाहे जैसे भी चेंज हो, फैराडे कहते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये था फैराडे का पहला लॉ। और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितनी देर रहेगा। आपको याद होगा हमने पढ़ाते समय इसको एक्सपेरिमेंट से समझाया था कि फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक कॉइल लिया था और एक मैग्नेट को उसके नजदीक ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। कॉइल में गैल्वेनोमीटर जोड़े थे। तो जब मैग्नेट को नजदीक लाते हैं, दूर ले जाते हैं, नजदीक लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो क्या पाते हैं कि उस कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर तो उन्होंने लॉ दिया कि मैग्नेट के नजदीक लाने, दूर ले जाने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेकिन एक बार वो मैग्नेट को नजदीक लाके रख भी दिए थे, यानी खाली मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स नहीं उत्पन्न हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स उत्पन्न होता, मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ उत्पन्न होता, तब तो मैग्नेट को ला के रख दिए, उस समय भी तो मैग्नेटिक फील्ड था ही ना। तो इसको उन्होंने दूसरा लॉ, हालांकि बहुत सारे किताबों में पहला और दूसरा लॉ को एक ही में जोड़ दिया गया है, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में लिखते हैं ताकि याद करना, तोड़ तोड़ के याद करने में आसान हो। क्या है दूसरा, कहते हैं कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है कॉइल में, द ईएमएफ induced in the coil remains in the coil so long as the change in मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। ये कहते हैं कि ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ तो उत्पन्न होगा, लेकिन जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कब तक रहेगा, क्या उत्पन्न हो गया तो हमेशा रहेगा? तो फैराडे कहते हैं नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो कब तक रह रहा है कॉइल में, तो जब तक कि हमने फ्लक्स को चेंज कराना लगातार रखा हुआ है। कहने का मतलब कि जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू है, जब तक लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी तक वो ईएमएफ उसमें उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो मैग्नेट को ला के कॉइल के पास रख देते हैं, ला रहे थे तब ईएमएफ हो रहा था, दूर ले जा रहे थे तो ईएमएफ हो रहा था, लेकिन जब मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ला के रख देते हैं तो ईएमएफ नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि ईएमएफ कब कब हो रहा था, जब जब फ्लक्स कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा था, जब जब कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो वही कहते हैं कि whenever there is a change in the magnetic flux of a coil, जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, and EMF is induced in the coil, तो कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगा, लेकिन वो जो EMF है वो कब तक रहेगा? तो कहते हैं कि the EMF induced in the coil remains in the coil, जो EMF उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस हुआ है कॉइल में, रिमेन्स इन द कॉइल, कॉइल में तभी तक रहता है, कब तक? सो लॉन्ग एज, जब तक कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, जब तक कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो लगातार होते रहे। जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ का इंड्यूस होना भी बंद हो गया था, इसलिए वो ऐसा उन्होंने लॉ दिया। अब तीसरा लॉ में क्या कहा उन्होंने? तीसरा लॉ कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of
चेंज ऐसा लिखते हैं, द ईएमएफ, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो कितना कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी कि ये जो थर्ड लॉ है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के बारे में। द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil is directly proportional to the rate of change in the magnetic flux linked with the coil। मतलब क्या कहते हैं कि जो ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, कब ज्यादा ईएमएफ होगा कब कम ईएमएफ होगा, यानी ईएमएफ का जो वैल्यू है वो कितना होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो कहते हैं फैराडे कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल, यानी कि उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर डायरेक्टली। रेट से चेंज होने का मतलब, रेट का क्या मतलब, फर्स्ट ईयर से पढ़ाते आ रहे हैं। रेट का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम को कहा जाता है कि रेट, यानी कि आपका जो फ्लक्स है किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर 1 सेकेंड में ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि ज्यादा चेंज इन फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, चेंज इन फ्लक्स कम तो ईएमएफ भी कम। ये कह रहे हैं कि एक बार क्या करते हैं, मैग्नेट को तेजी से लाते हैं, एक बार मैग्नेट को धीरे धीरे ला करके चेंज करा के देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब फ्लक्स चेंज होने का रेट ज्यादा था यानी पर सेकेंड ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा था, उस समय ईएमएफ ज्यादा था। और जब फ्लक्स चेंज होने का रेट धीरे धीरे था, कम था, तो उस समय ईएमएफ कम था। चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो इसको एक्सपेरिमेंट से ही समझा जा सकता है। तो चूंकि यहाँ लॉ लिखना है, लेकिन पढ़ाते समय आपको एक्सपेरिमेंट हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंट में क्या किए, तो एक कॉइल लिए, कॉइल में गैल्वेनोमीटर जोड़े और एक मैग्नेट को उस कॉइल के कभी नजदीक ला रहे हैं कभी दूर ले जा रहे हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये 3 लॉ दिया। पहला लॉ फिर से आपको समझा दें, कहते हैं पहला लॉ में कि जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कॉइल, तो क्या होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तब उस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कब तक रहेगा, तो कहते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल रिमेन्स इन द कॉइल सो लॉन्ग है, जब तक कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, जब तक कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना बंद, फ्लक्स बंद हो जाएगा नहीं, फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा। फ्लक्स रहेगा तो भी ईएमएफ नहीं होगा अगर वो चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ईएमएफ जो है मेनली डिपेंड कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो वही कहते हैं कि जो ईएमएफ है वो तब तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। और तीसरा लॉ उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो कहते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर? द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। रेट का मतलब चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अगर 1 सेकेंड में ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, 1 सेकेंड में कम फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी कम होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा लॉ को एक्सप्लेन करा दें। ये थर्ड लॉ जो है, मान लिया जाए लेट φ1 फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, इनिशियल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल। φ2 क्या है भाई? फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल। और T क्या है? फ्लक्स चेंज होने में टाइम जो लगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू चेंज द फ्लक्स, टाइम टेकन टू चेंज द फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज होने में जो टाइम लगा। देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ भाई? चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? तो इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 हुआ। चेंज कैसे निकालेंगे? φ2 माइनस φ1। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? तो φ2 माइनस φ1 बाई टी। सो फ्रॉम लॉ, तो लॉ क्या कह रहा है कि जो ईएमएफ होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 बाई टी। और E इज इक्वल टू, साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इक्वल टू के साथ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे K φ2 माइनस φ1 बाई टी। ठीक है, तो यही है, दिस इज Faraday's law of electromagnetic induction, where K is a constant and the negative sign is due to the opposite nature of the induced EMF। बस हो गया। क्या किए? एक कॉइल का मान लिया जाए, शुरू में फ्लक्स कितना था? φ1, बाद में फ्लक्स कितना हुआ? φ2 हुआ ना। तो φ1 से φ2 हुआ तो चेंज हुआ ना फ्लक्स, तो चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा, मान लिया जाए T। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? φ2 माइनस φ1। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या? पर यूनिट टाइम, तो φ2 माइनस φ1 बाई टी। तो यही तो लॉ कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है, ईएमएफ इस पर कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस साइन को हटाएंगे, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट, लेकिन माइनस साइन। माइनस साइन क्यों? अपोजिट नेचर के कारण। जानेंगे ये जो माइनस साइन है, इसको फैराडे ने नहीं बताया, इसको लेंज ने बताया। कौन किसको अपोज कर रहा है, किसके अपोजिट नेचर के कारण ये माइनस लगा। तो ये हुआ आपका। अब इसी में एसआई सिस्टम में जो के का वैल्यू पाया गया, ये 1। थोड़ा सा
अब इधर तो आपको समझा चुके हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे, 2-3 लाइन और है लॉ में, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट करेंगे। In a SI system, it is found that k is equal to 1, therefore E is equal to क्या हो गया, माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी हो गया। इफ phi is the flux through the coil at any time, then the instantaneous EMF at that time E is equal to माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये भी आपको पता है भाई, ये कोई नया चीज नहीं लिखे, उसी बात को आपको पता है कि फिजिक्स में हम लोग रेट दो तरह से निकालते हैं। कैसे कैसे? तो एक बार तो वही चेंज इन डिवाइड करके, लेकिन अगर वेरिएबल कंडीशन हो, यानी कि हर समय आपका जो फ्लक्स है अलग अलग चेंज हो रहा हो, तो वही तो कह रहे हैं कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल एट एनी टाइम, किसी समय, यानी कि अभी कुछ अलग है, बाद में अलग, बाद में अलग, बाद में अलग, हर समय फ्लक्स अगर अलग अलग हो तो फिर उस खास समय में जब फ्लक्स इतना था उस समय ईएमएफ कितना हो रहा होगा, तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। सेम फॉर्मूला को हम लोग डी फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो ये था भाई फैराडे का लॉ। एक बार फिर से हम लोग समझ लें, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट तो बस एक सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि कंसेप्ट यही है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कंसेप्ट क्या है? फैराडे ने कहा कि फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें देखा कि जब भी एक कॉइल का फ्लक्स को चेंज कराया जा रहा है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। एक कॉइल लिए उन्होंने, एक्सपेरिमेंट के दौरान कॉइल लिए, कॉइल के नज़दीक में एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। गैल्वेनोमीटर क्या था, पढ़ाए पिछले वीडियो में, करंट मेजरिंग डिवाइस। तो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। अब जैसे ही एक मैग्नेट को लेकर के कभी उसके नज़दीक आ रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं, कभी नज़दीक आ रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर वो लगाए थे ना, वो हिल डुल रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कैसे हुआ? इसका मतलब उसमें करंट पास किया। तो करंट, यहाँ कोई बैटरी तो नहीं लगा था, तो फिर कैसे? इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट को नजदीक लाया जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है, तो नजदीक लाने दूर ले जाने से क्या हो रहा था? इसका फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो फैराडे ने कहा इसका मतलब है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसी के कारण ये ईएमएफ हो रहा है। बस उनके दिमाग में आ गया ये बात, फटाक से बता दिए कि भैया जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराया जाएगा तो उस कॉइल में क्या होगा? एक ईएमएफ हो जाएगा। अब वो ईएमएफ वो कितना देर रहेगा? हैं? जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो कितना देर रहेगा? तो जब तक हम फ्लक्स को चेंज कराते रहेंगे। जैसे ही फ्लक्स चेंज कराना बंद करेंगे, ईएमएफ भी कह देगा कि तुम थक गया, हम भी बंद। तो हमको जब तक फ्लक्स चेंज कराएगा तभी तक हम तुमको करंट देते रहेंगे, वोल्टेज देते रहेंगे। जैसे ही फ्लक्स चेंज कराना बंद, हम भी सूझ जाएंगे। ठीक है? अब है कि कितना फ्लक्स भाई, कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? तो जितना तेजी से आप फ्लक्स चेंज कराएंगे, जिस रेट से आप फ्लक्स चेंज कराएंगे, अगर फ्लक्स चेंज करने का रेट ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, फ्लक्स चेंज होने का रेट कम तो ईएमएफ भी कम। दिस इज द फैराडेज लॉ। ओके, अब कह रहा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो दूसरा पार्ट है
कह रहा है कि एक कॉइल है जिसको कहाँ घुमाया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है कि उसमें ईएमएफ होगा क्या, और ईएमएफ अगर होगा तो उस ईएमएफ को निकाल दीजिए। ठीक है, तो टॉपिक डालते हैं। ये भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का, तो इसलिए, और ये क्वेश्चन 2 बार पहले पूछा हुआ, इधर 1-2 साल से 5 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन उधर देखिए 14 में 16 में लगातार पूछे हुए हैं। इस लेसन से 3 क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा बाबू, है एक ये फैराडे का, और फिर एक जनरेटर, एक ट्रांसफार्मर, 3 4 5 क्वेश्चन बनेगा। हम तो 3 ही बोले, देखते हैं ना, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईएमआई एंड एसी, तो ईएमआई से 1 से 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा, और 2-3 क्वेश्चन एसी से लॉन्ग बनेगा। ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, एलसीआर सर्किट है, दीज आर द लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस टॉपिक। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड in a coil rotating in a uniform magnetic field। ठीक है, चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, कंसिडर ए कॉइल इज रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ले लीजिए, एक कॉइल लीजिए और उसको रोटेट कराइए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बस हो गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, दिखाइए कैसे घूम रहा है ना। तो लेट ए मान लिया जाए एरिया ऑफ द कॉइल, और एन मान लिया जाए नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और बी मान लिया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा मान लिया जाए एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हमने एक कॉइल लिया जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हमको रोटेट कर रहा है तो इसमें ईएमएफ निकालना है, तो पहले समझना होगा ना कि इसमें सर ईएमएफ उत्पन्न कैसे होगा, है? पहले तो समझना होगा कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न कैसे होगा। मान लिया जाए ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये हमारा हथेली एक नॉर्थ पोल और ये एक हथेली साउथ पोल, इसके बीच में ये रखा हुआ है। अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ ऐसे, और इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली और एरिया वेक्टर वर्टिकली, कितना एंगल जी, 90 डिग्री।
तो फ्लक्स के बारे में अभी बात किए हम लोग। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ 90 यानी फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो ना। लेकिन अब ये कॉइल ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए ना क्या होगा अगर ये रोटेट करना शुरू किया ऐसे, तो अभी देखिए, तो जैसे ही अभी जो एंगल 90 था, जैसे ही ये घूमना शुरू किया एंगल चेंज। अब ये घूम करके ये वाला हिस्सा जो अभी ऊपर था इसका एरिया वेक्टर, अब इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, नॉर्मली आउटवर्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, यानी कि क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यानी कॉस एरिया कॉस थीटा कितना हो जाएगा जी, थीटा जीरो, कॉस जीरो कितना 1 मैक्सिमम। यानी कि यहां पर देखिए जैसे ही ये कॉइल रोटेट करना शुरू किया, फ्लक्स जो है चेंज होना शुरू हुआ, जीरो से बढ़ते 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 क्या हो गया मैक्सिमम। फिर यहां से घूमना शुरू किया, ये घूमते घूमते फिर से आ गया परपेंडिकुलर कंडीशन में यानी जीरो, फिर से घूमना शुरू किया, फिर क्या हो गया यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में कॉस कॉस 180 -1, यानी फिर से अभी -1 है डायरेक्ट, यानी कि फ्लक्स जो है अपोजिट हुआ, लेकिन क्या हो गया जी मैक्सिमम ही रहा फिर से। तो देखिए ना एक चक्कर ही जब कॉइल घूमा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, इस तरह से हर पॉइंट में इसका क्या हो गया फ्लक्स चेंज होना शुरू किया। और जब फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ तो भैया फैराडे ने क्या कहा कि जब भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा उस कॉइल में, जिस कॉइल का फ्लक्स चेंज आप करा रहे हैं उस कॉइल में। तो ये जब कॉइल यहां रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है ना जी। और जब इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसी ईएमएफ को निकाल देना है। आया बात समझ में। तो यही तो कंसेप्ट था, कंसेप्ट तो वही है जो फैराडे ने दिया कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ होगा। तो सर ये कॉइल वो यहां घूम रहा था तो कैसे इसमें ईएमएफ होगा, तो इसको समझना होगा कि जब ये कॉइल घूम रहा है तो कॉइल का भी क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ होना ही होना है। अब मान लिया जाए कि H the coil is rotating in the magnetic field due to this the magnetic flux of the coil changes continuously so an EMF is induced in the coil, है ना। लेकिन यहां पर चूंकि उसका जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, सो द ईएमएफ induced in the coil is equal to minus d phi by dt। बस हो गया कंसेप्ट। अब E निकालने के लिए कितना फ्लक्स चेंज हुआ है उसको निकाल दीजिए, है ना। लेकिन यहां पर चूंकि फ्लक्स हर पॉइंट में अलग अलग चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हमको इंस्टेंटेनियस फ्लक्स निकालना होगा किसी टाइम का। तो लिखते हैं लेट ड्यूरिंग द, या फिर ऐसा लिख लेते हैं पी क्यू P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3।
let the coil starts rotating from the position P1 PQ and after some time t the coil reaches to the position P1 Q1 and makes an angle theta with the magnetic field so omega is equal to theta by t। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ओमेगा उसका एंगुलर स्पीड है और वो टी टाइम में थीटा एंगल बना रहा है, तो स्पीड एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो थीटा बाय टी, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो अब इस पोजीशन में देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल एट दिस पोजीशन, जिस पोजीशन में वो घूम के पहुंचा है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी बी ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा के जगह हम क्या लिख दें ओमेगा टी, बस हो तो गया 4, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी ए चूंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत सारा है तो इसलिए एन से मल्टीप्लाई, एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह में क्या हम लोग पुट कर दे ओमेगा टी। तो जब वो कॉइल टी टाइम में P1 Q1 पोजीशन में पहुंचे उस समय उसका फ्लक्स कितना है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इस समय उसमें ईएमएफ कितना हो जाएगा, देयरफॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil at this position या at this time, at this position, that is at time t, जिस समय वो पहुंचा t समय लगा ना जी, उस समय t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आपका E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई कितना है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। बस इसको डिफरेंशिएट करा दीजिए, आ गया। कितना आसान सा वर्क था। अरे भैया यहाँ पर हमको चलिए इतना दूर समझ लेते हैं, थोड़ा सा वो प्रोसेस रह गया इधर मिटाएंगे हो जाएगा। समझ लीजिए, सबसे पहले फैराडे लॉ क्या था कि फैराडे ने कहा कि अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ होगा, और जो ईएमएफ होगा कब तक रहेगा जब तक कि उसका फ्लक्स चेंज हम कराते रहेंगे। फिर जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, तो जितना तेजी से फ्लक्स चेंज कराएंगे, जो ईएमएफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यही है ना। तो ये तो फैराडे का लॉ था। अब कह रहा है इसका कि एक कॉइल लीजिए और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराइए, और रोटेट करा करके उसका ईएमएफ निकालिए उसमें। तो भैया कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो उसका फ्लक्सवा चेंज होता होगा तब ना ही उसमें ईएमएफ होगा। तो पहले हम लोग कॉइल लेकर के उसको रोटेट करा के देखते हैं कि क्या रोटेट कराने से, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने से उसका फ्लक्स चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तभी ईएमएफ होगा। तो हम लोग कॉइल लिए और कॉइल को क्या किए, ये कॉइल लिए,
कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेट करा है हॉरिजॉन्टली। अब ये कॉइल ऐसे रख करके और इसको ऐसे घुमा रहे हैं भाई, है ना। अब क्या पाते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और ये कॉइल शुरू में ऐसे रखा हुआ था पीक्यू पोजीशन में ऐसे, चाहे ऐसे, अब ये घूमना शुरू किया तो ये पीक्यू पोजीशन में जब रखा हुआ था तो इसका एरिया वेक्टर किधर, आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड यानी ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो, यानी इस पोजीशन में अभी उसका फ्लक्स कितना था, जीरो था। जीरो था ना इस पोजीशन में। अब ये घूमना शुरू किया तो जब ये घूमना शुरू किया घूमते 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 ऐसा आ गया, चाहे अरे 1 डिग्री तो चेंज हुआ होगा, 2 डिग्री तो चेंज हुआ होगा, और जब एंगल चेंज होगा तो थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना जी। बस यानी कि जब ये कॉइल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो एंगल चेंज हो रहा है और एंगल के चेंज होने के कारण ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे भैया फ्लक्स चेंज हो गया, ले अब फ्लक्स चेंज हो गया तो फैराडे चच्चा वाला बात याद आ गया ना। क्या बोले कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होने लगेगा। तो वही तो बात हुआ, जब ये कॉइल रोटेट करने लगा तो फ्लक्स चेंज होने लगा। अब फ्लक्स चेंज होने लगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। बस यही तो कंसेप्ट था। यही कंसेप्ट था। अब इसी कंसेप्ट हम वही बात तो लिख दिए हैं। ये हमने पहले तो कॉइल रोटेट कराया, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। अब लिख दिए कि एज द कॉइल इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंजेस कंटिन्यूअसली। कैसे, तो आप देख रहे हैं एंगल चेंज होने से। सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो फिर कितना ईएमएफ होगा, ईएमएफ है ना निकालना है। जब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो कितना ईएमएफ, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अब इस ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग को फाई निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कॉइल यहां से शुरू किया, रोटेट करके टी टाइम में किसी पोजीशन में P1 Q1 में पहुंच गया। तो जब P1 Q1 में पहुंचा तो मान लेते हैं उस समय वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, कुछ तो बना रहा होगा, थीटा। तो इस पोजीशन में उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा होता है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। अब यहां पर पहले जब वो टी टाइम में थीटा एंगल बनाया तो एंगुलर स्पीड कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, थीटा बाय टैन। तो यहां से आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इस थीटा को यहां पर थीटा की जगह पुट कर दिए, कॉस ओमेगा टी। ये आपका फाई निकल गया। अब इसको डिफरेंशिएट कराइए, जो आएगा सो ईएमएफ हो जाएगा। क्या, चलिए देखते हैं। अब 2-3 लाइन का काम था, इसको डिफरेंशिएट कराना रह गया, अब मिटा देते हैं, है ना। फिगर नहीं मिटाएंगे, जरूरत पड़ सकता है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा अब हमारा, फिर भी रहने देते हैं। चलिए ना, तो अब उसको डिफरेंशिएट कराइए। कैसे, एन बी और ए कांस्टेंट है, एन बी ए कांस्टेंट है ना भाई। डिफरेंशिएशन में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग तो फाइनली एग्जामिनी कैंडिडेट हैं, तो सब कुछ तो आना चाहिए। एन बी ए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस बी है तो माइनस एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी के लिए क्या है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही ना, बस हो तो गया। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 यानी मैक्सिमम, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एन बी ए ओमेगा यानी मैक्सिमम।
इस मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट से दिखाएंगे, देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज required expression for EMF induced in the coil। अब चूंकि इसका नेचर पूछ रहा था ना, एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो चूंकि ये साइन का फंक्शन आया, तो साइन का फंक्शन मतलब क्या है, नेचर ऑफ ईएमएफ क्या है, द ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ साइन, मतलब इट वेरी कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो लिखते हैं, इट इज क्लियर दैट the EMF induced in the shows the induced in the coil shows the nature of function of sine, that is, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे भैया, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका साइन का फंक्शन है तो ये ऐसा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई ओमेगा टी, इधर ई नॉट माइनस ई नॉट, साइन का फंक्शन बस हो गया। ग्राफ बना के दिखा देना था, नेचर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ साइन हुआ। तो चलिए, ये था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, सेम थ्योरी, सिर्फ फिगर यहां पर जनरेटर बना देंगे, बाकी सेम थ्योरी जनरेटर में लिख देंगे, हो जाएगा। कोई थ्योरी अलग नहीं है जनरेटर का, सेम थ्योरी। अरे भाई, जनरेटर भी तो ईएमएफ ही उत्पन्न कराएगा, है? उसका नाम है एसी जनरेटर। तो क्या करेगा, वो भी तो एक ईएमएफ ही उत्पन्न कराएगा, बाद में उस कॉइलवा को जोड़ देंगे सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप समझते हैं, इसके वर्किंग को याद रखते हैं, इसके थ्योरी को याद रखते हैं, और अगर एग्जाम में एसी जनरेटर आ जाए तो सिर्फ फिगर को चेंज कर देना है, और बाकी लेट कंसीडर से लेकर के सब कुछ छाप देंगे एसी जनरेटर में। हालांकि एसी जनरेटर हम पढ़ाएंगे आपको एक दो वीडियो के बाद, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम एक एक कॉमा भी नहीं चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा एसी जनरेटर में। इसलिए अगर आप इसको याद कर देते हैं तो जनरेटर याद हो जाएगा, सिर्फ फिगर क्या कर देना होगा, फिगर को चेंज कर देना होगा। ओके, तो ये था फैराडे लॉ। फैराडे लॉ याद रखेंगे, ईएमआई का सबसे इंपॉर्टेंट फैराडे लॉ। फैराडे क्या दिया कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने जो लॉ दिया, इसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो क्या क्या था फैराडे लॉ, याद हुआ कि फैराडे ने कहा व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द ईएमएफ रिमेन्स इन द कॉइल सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। ये पहला लॉ था, लेकिन पहला और दूसरा दोनों को हमने बताया।
फिर तीसरा था कि जो ईएमएफ होगा कितना होगा, तो कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आप फ्लक्स को कितना तेजी से चेंज करा रहे हैं। अगर फ्लक्स चेंज होने का रेट ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, फ्लक्स चेंज होने का रेट कम तो ईएमएफ कम। यानी E इज इक्वल टू क्या, φ2 माइनस φ1 बाई टी, या E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये पहला टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे लेंज लॉ, है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और है, यानी 2-3 वीडियो इस लेसन में जाएगा, और उसके बाद एसी का 2-3 वीडियो हो जाएगा। 5 से 6 वीडियो तो जाएगा EMI एंड एसी का। ओके, लेकिन आसान सा टॉपिक है, मन लगा के पढ़िए। बीच में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बीच बीच में हम एब्सेंट थे, EMI एंड एसी का वीडियो डालिए। चलिए आज से शुरू कर दिए हैं EMI एंड एसी का वीडियो डालना बच्चों, तो इसलिए मन लगा करके देखिए। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 वीडियो इधर, 5-6 वीडियो, 6-6 12 वीडियो और 5-6 वीडियो, है ना। तो आपका बोल तो रहे हैं आज 5 तारीख हुआ, है ना। तो 15 से 20 से 22 तक में आपका सारा PYQ का वीडियो डाला जाएगा। थोड़ा बीच में हमको समस्या हो गया, नहीं तो अभी तक और भी वीडियो डाल चुके होते, लेकिन अब इधर रेगुलर वीडियो डाल देंगे हम, है ना। हो सकता है किसी दिन 2-2 वीडियो डाल के खत्म कर दें, अब डिपेंड करेगा आप कितना देख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आज से हमने डाला है, आप उसको भी देखिए। सब्जेक्टिव का भी वीडियो, अरे खाली वीडियो देख करके, और आपको तो बार बार बोल रहे हैं वीडियो देखिए, आधा घंटा वीडियो देखिए, 1 घंटा वीडियो देखिए, 1 घंटा लिखिए, 1 घंटा वीडियो देखिए, 1 घंटा लिखिए, 1 घंटा वीडियो देखिए, 1 घंटा लिखिए। एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो भी देखते हैं। अब तो है कि फिजिक्स के लिए कम से कम 3 घंटा 4 घंटा देना होगा, 3-4 घंटा मैथ के लिए देना होगा, 3-4 घंटा केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में तो उतना ज़्यादा जो ये नहीं है, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा भी देंगे तो 3-3 घंटा, 6-2 8 घंटा और 1 घंटा इंग्लिश कंप्यूटर में दे दीजिए। अरे 10-12 घंटा तो अब भाई पढ़ना पड़ेगा, 10-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। याद करना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, लिखना होगा, रिवाइज करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। अब नहीं कीजिएगा तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने तो हर तरह से पढ़ा करके, ऑफलाइन रिवीजन करा करके, ऑनलाइन रिवीजन कराने का कोशिश कर रहे हैं, हर जुगाड़ लगा रहे हैं, और लास्ट वाला जुगाड़ भी कोशिश में रहेंगे कि आपको किसी न किसी तरह से पास करा दिया जाए, कुछ गेस क्वेश्चन करा करके, है ना। लेकिन अभी गेस नहीं, अभी टोटल सिलेबस, अभी गेस नहीं। गेस जो है वो लास्ट टाइम में होगा, अभी गेस नहीं होगा, ठीक है। तो गेस जैसे अभी एक गेस तो करना शुरू कर दिए। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना प्रोबेबल क्वेश्चन था वो सब डाल दिया है। अब आप उसी को रिवाइज करते रहिए। अब अगले वीडियो में, इसमें तो अब टाइम, ये वीडियो लंबा हो गया, अगले वीडियो में हम करंट का क्वेश्चन डाल देंगे। तो अब तो लास्ट टाइम हो ही नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं लास्ट टाइम में गेस का भी सहारा ले लेंगे हम लोग। ओके, तो इस तरह से हम लोग हर एक तरह से आपको कोशिश करेंगे कि तैयारी करा के भेज दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। लेकिन अभी फिर से वही बात कहेंगे, मस्ट लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।